स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज। आज की इस क्लास में हम करेंगे बेटा अपनी जो 5th पोएम है वो, और पोएम का शीर्षक है घर की याद। जो घर की याद पोएम है उसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र एक देशभक्त कवि थे। इस कविता में क्या बताया गया है? इस कविता में बताया गया है कि जो कवि हैं वो 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बंद हैं, और जेल में बंद होने के कारण कवि को घर की याद आ जाती है। बरसात का मौसम है और ऐसे मौसम में कवि को अपने घर की याद आ जाती है, जिसके कारण कवि का मन दुखी हो जाता है। यही इस कविता में बताया गया है। तो आओ हम करते हैं अपनी कविता की व्याख्या। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। यहाँ पर पानी गिरने का मीनिंग क्या है? पानी गिरने का मीनिंग है यहाँ पर बरसात होना, कि पूरी रात बरसात होती रही है। प्रसंग देखें तो क्या लिखेंगे बेटा? प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित घर की याद कविता से लिया गया है। इस कविता की रचना भवानी प्रसाद मिश्र जी ने की है। यह कविता कवि ने अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को अपने घर की याद आती है, और वह अपनी पीड़ा व्यक्त इस कविता के माध्यम से करना चाहते हैं। क्या कहते हैं कवि? कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर बारिश होती रही है। ऐसे में उनका मन और प्राण घर की यादों के कारण घिर गई हैं। जब बरसात के मौसम में उन्हें अपने घर की याद आ गई है, और घर की याद आने के कारण कवि का मन और उनका प्राण अब घिर चुके हैं। क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर कवि? कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि बरसते हुए पानी के बीच रात भर कवि की नज़रों में अपना घर घूमता रहा है। उसका घर बहुत दूर है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो बारिश है वो बहुत तेज हो रही है और पूरी रात बारिश होती रही है, और इस बारिश के मौसम में कवि को अपनी घर की याद आ गई है। उनके नज़रों में अपना घर तिर चुका है, उनके नज़रों में अपने घर की यादें आ चुकी हैं। घर की मुझसे दूर है जो, कवि कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ जेल में बंद हूँ और मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ। घर खुशी का पूर है जो, कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो उनका घर है उस घर में बहुत खुशियाँ हैं, और वो खुशियों भरा जो घर है, वो खुशियों का जो भंडार उनका घर है, उसके कवि को जेल में बंद होने के कारण बहुत याद आ रही है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। यहाँ पर आगे कवि अपने घर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनका घर खुशियों का भंडार तो है। उस घर में कवि के 4 भाई हैं, और कवि की जो बहन है उसकी शादी हो चुकी है। अब वह अपने मायके आई है, यानी अपने पिता के घर में वह आई है। यहाँ आकर उसे सुख ही मिला है, और यही सोचकर उसकी बहन घर में आई होगी कि वह सबसे मिलेगी और उसे बहुत यहाँ पर सुख मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है, क्योंकि उसका एक भाई जेल में बंद है और जो घर में आई हुई बहन है, ऐसे में उसका जो घर आना वो क्या हो गया है? दुख का कारण बन गया है। वह अपने बड़े भाई को याद करके बहुत परेशान हो रही है, बहुत दुखी हो रही है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। आगे कवि बताना चाहते हैं कि घर में आज पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है, सब एक जगह एकत्र हुए हैं, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें आपस में बहुत प्रेम भाव है। कवि के 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। चारों भाई कवि को अपनी भुजाओं के समान लग रहे हैं, और जो बहनें हैं उन्हें कवि अपना प्यार मानते हैं। भाई भुजा के समान कर्मशील और बलिष्ठ हैं, तथा जो बहनें हैं वो स्नेह का भंडार हैं। यहाँ पर अपने भाई और बहनों को कवि याद कर रहे हैं।
तो इस काव्यांश में क्या बताया गया है बेटा, इस काव्यांश में सावन के महीने का जो स्वाभाविक वर्णन है वो कवि ने किया है। घर की याद आने के कारण कवि यहाँ पर परेशान है। पानी गिर रहा है में यमक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार भी पूरे काव्यांश में देखने को मिल रहा है। भुजा भाई, भुजा भाई में देखो जो भय है उस वर्ण की आवर्ती हुई है, इसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। और संयुक्त परिवार का जो आदर्श उदाहरण है यहाँ पर कवि ने उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किया है, प्रस्तुत किया है। कविता में बताया गया है कि जो संयुक्त परिवार है वह अच्छा परिवार है, आदर्श उदाहरण यहाँ पर समाज का प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार हम अपना जो सेकंड पद्यांश है वो देखेंगे। और माँ बिन पढ़ी मेरी दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। यहाँ पर कवि अपनी माँ के बारे में बताना चाहते हैं। कवि क्या बताना चाहते हैं, कवि को अपने घर की याद आ रही है। वह अपने घर की याद में पीड़ा में अपनी पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। इस काव्यांश में उन्होंने अपने माता और पिता के बारे में बताया है। सबसे पहले कवि ने अपनी माँ के बारे में यहाँ पर बताया है। कवि क्या बताना चाहते हैं, यहाँ बताना चाहते हैं कि सावन की बरसात में कवि को घर के सभी सदस्यों की याद आती है। उसे अपनी माँ की याद आ रही है। उसकी जो माँ है वो कैसी है, अनपढ़ है। कवि की माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वह उनसे बहुत प्यार करती है। दुख में वह गढ़ी मेरी, कवि के जेल में बंद होने के कारण उसकी माँ बहुत दुखी है। वह जीवन में कष्ट सहन कर रही है। वह दुखों में रमी हुई है, दुखों में रची हुई है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि जो माँ का आंचल है वो स्नेह भरा होता है, और माँ की गोद में सिर रखने के बाद जो जीवन में दुख होते हैं वो सारे अपने आप ही सुख में बदल जाते हैं। जो दुख का अनुभव है वो हम भूल जाते हैं जब हम अपनी माँ के आंचल में, उसकी गोद में हम सिर रख देते हैं। माँ का स्नेह इतना व्यापक है कि जो कवि हैं वो जेल में बंद हैं फिर भी वो उसे अनुभव कर रहे हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। क्या कहना चाहते हैं, माँ का जो प्यार है, जो स्नेह है अपनी संतान के प्रति, अपने बेटे के प्रति, वो यहाँ तक भी फैला हुआ है। यानी कवि जेल में बंद है और यहाँ भी अपने माँ के प्यार को वो अनुभव कर रहे हैं। माँ का जो स्नेह है वो इतना व्यापक है कि जेल में भी कवि उसको अनुभव कर सकते हैं। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्थर आता। अपनी माँ को याद करते हुए कवि कहना चाहते हैं कि मेरी माँ अनपढ़ होने के कारण पत्थर नहीं लिख पाती, इसलिए मुझे उसका जेल में पत्र प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन जो माँ का प्यार है, जो स्नेह भाव है, वो कवि जेल के अंदर बंद होकर भी महसूस कर रहे हैं। पिताजी की जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। अब अपनी माँ का यहाँ पर वर्णन करने के बाद कवि अपने पिता के बारे में यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं। कवि अपने पिता के बारे में क्या बताना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि जो उनके पिता हैं वो अभी भी इस उम्र में भी उन्हें बुढ़ापा नहीं व्यापा है, यानी कि वो अभी भी स्वस्थ हैं, चुस्त हैं। बुढ़ापा उन्हें एक क्षण के लिए भी आगोश में अपने नहीं ले पाया है। वो आज भी दौड़ सकते हैं, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। अपने पिता के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि आज भी वो दौड़ लगा सकते हैं तथा खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रजता। यहाँ पर कवि अपने पिता के गुणों के बारे में बताना चाहते हैं कि उनके पिता हैं, उनको बुढ़ापा इस उम्र में भी नहीं व्यापा है। उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा है, वो चुस्त हैं, आज भी वो दौड़ सकते हैं। आगे कवि बताना चाहते हैं कि उनके जो पिता हैं वो खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि उनके पिता इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी वो हिचकते नहीं हैं, यानी कि मौत भी अगर उनके सामने आ जाती है तो फिर भी वह डरते नहीं हैं, तथा शेर के आगे भी वो अब बिचके मीन्स डरना, मौत से भी वो हिचकिचाते नहीं हैं। यदि उनके सामने शेर भी आ जाए तो भी वह डरते नहीं हैं, यानी कि
किस यहाँ पर गुण का आभास हो रहा है कि कवि के जो पिता हैं वो निडर व्यक्ति हैं। यहाँ पर यह पता चल रहा है कि वो शेर के आगे आने पर भी नहीं डरते हैं। उनकी वाणी में ओज है, बोल में बादल गरजता, यानी कि पिता की जो वाणी है, उनकी जो आवाज़ है वो बादलों की तरह गरजती हुई सी महसूस हो रही है। बादलों के समान उनमें गर्जना है। काम में झंझाल रजता, जब वो काम करते हैं तो उनमें तूफान, उनके आगे तूफान भी शर्मा जाती हैं, यानी कि तूफान जैसी शक्ति उनमें काम करने की है, अर्थात वो बहुत तेज गति से आज भी काम कर सकते हैं। क्या बताया गया है इस पूरे ही पद्यांश में? बताया गया है कि माँ के जो प्यार है उसके बारे में कवि ने यहाँ पर सुंदर वर्णन किया है। कवि ने यहाँ पर बताना चाहा है, क्या बताना चाहा है कि माँ के स्वाभाविक स्नेह के बारे में यहाँ पर बताना चाहा है, और पिता के साहस और उनके जीवन शैली का यहाँ पर सुंदर ढंग से कवि ने वर्णन किया है। माँ की गोद में सिर रखने का यहाँ पर वर्णन किया है, बहुत सुंदर ढंग से कवि ने वर्णन किया है। और यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल सहज है। उपमा अलंकार, बोल में बादल गरजता में उपमा अलंकार आया है, और पूरे इस काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा भी हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार इसमें क्या बताया गया है, इस पद्यांश में अपने माता पिता के बारे में कवि ने बताया है कि उसके पिता किस प्रकार एक साहसी व्यक्ति हैं और माँ कैसे स्नेहपूर्ण ढंग से उनके साथ व्यवहार करती हैं। आगे देखें, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। यहाँ पर भी अपने पिता के बारे में कवि बताना चाहते हैं कि उनके पिता यद्यपि बहुत साहसी व्यक्ति हैं, तंदुरुस्त हैं, हट्टे कट्टे हैं, वो किसी से भी नहीं डरते हैं, मौत के आगे भी वो नहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन यहाँ पर और आगे क्या बताया गया है, यहाँ पर आगे ये बताने का प्रयास किया गया है कि उनके जो पिताजी हैं वो आज दुखी हो गए होंगे। क्यों दुखी हो गए होंगे? क्योंकि उनका जो भरा पूरा परिवार है उसे देखकर उसे अपने 5वें बेटे की याद आ गई होगी। तो इस काव्यांश में क्या बताया गया है, इस काव्यांश में बताया गया है कि कवि अपने पिता का जो साहसपूर्ण वर्णन है, उनका जो साहसी जीवन है, उनका यहाँ पर सुंदर वर्णन करते हैं। यहाँ पर कवि ने बताया है कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि उनके पिता जो हैं वो गीता का पाठ करते हैं, और आज उन्होंने जब गीता का पाठ किया होगा और गीता का पाठ करने के पश्चात जब उन्होंने कसरत की होगी, व्यायाम किया होगा, 260 दंड बैठक उन्होंने लगाई होंगी, मुकदर को दोनों हाथों से हिलाकर वह उसकी मूठों को मिलाकर जब नीचे आए होंगे, यानी कि कसरत करने के पश्चात वह जब घर की छत पर व्यायाम करने के पश्चात जब नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, तो उनकी आंखें आज इतने साहसी व्यक्ति होने के बावजूद भी आंखों में पानी आ गया होगा, क्योंकि उन्हें कवि की याद आई होगी। अपने 5वें बेटे को याद करके उनकी आंखें नम हो गई होंगी। अब इसलिए उनके पिताजी बहुत परेशान हुए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि लगातार बारिश हो रही है और बरसात के मौसम में उसे अपने घर की याद आ रही है। ऐसे में कवि को अपने घर की जो याद है वो आ रही है, उनकी नज़रों में मानो घर तिरने लगा है। आगे कवि क्या बताना चाहते हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। यहाँ पर अपने पिताजी के बारे में बताया है कि जब वो पिताजी घर की छत से नीचे आए होंगे तो उन्हें भरा पूरा परिवार वहाँ पर देखा होगा। क्या देखा होगा? उन्होंने देखा होगा कि उनके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, जो भाई हैं वो भुजा के समान हैं और बहनें प्यार का प्रतीक हैं।
तो या खड़े होंगे उनके भाई बहनें, या तो वहाँ पर खड़े होंगे या खेल रहे होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे और ऐसे में उनके पिता के नज़र उनके भाई बहनों पर पड़ी होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। यहाँ पर क्या बताना चाहा है कवि ने यहाँ पर बताना चाहा है कि उनके पिताजी हैं जो वो कभी भी अपने आप को अब बूढ़ा नहीं मानते हैं। उम्र बढ़ने के बावजूद भी उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा है। तो ऐसे में पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, उनके जो पिताजी हैं वो अपने आप पर बुढ़ापे को हावी नहीं होने देना चाहते हैं, वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते हैं। रो पड़े होंगे बराबर, लेकिन आज वो भी रो पड़े होंगे। क्यों रो पड़े होंगे? सभी भाई बहनों को, कवि के जो भाई बहन हैं उन सभी को अपने बेटा और जो बेटियां हैं उनको देखकर कवि को के पिता को अपने पांचवें पुत्र की याद आ गई होगी और पांचवें का नाम लेकर यानी कि कवि भवानी का नाम लेकर वो आज रो पड़े होंगे। देखो बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया है कि उनके पिता का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा है। पिता के संस्कारी रूप को यहाँ पर दर्शाया गया है और पिता की भावुकता को भी इस काव्यांश में दर्शाया गया है। संयुक्त परिवार का आदर्श रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भाषा सरल सहज है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। शांत रस है और मुक्तक छंद है। इस प्रकार हमने अपनी जो हाफ पोएम है उसका सरलार्थ किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की पोएम करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस